शुभाशीष बच्चों, आज की इस डिजिटल कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो कहिए बच्चों, कैसे हैं अब आप? मैं समझता हूँ सब कुशल होंगे। तो चलिए अब हम विषय की ओर प्रवेश करेंगे। यह आपकी पाठ्यपुस्तक का मुखपृष्ठ है। इसका शीर्षक है बाल बगीचा 3। तो बच्चों, अब हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, धरती की आंखें भाग 2, इसके पूर्व जो भाग आपको पढ़ाया गया था उसका एक बार पुनः स्मरण कर लेना ठीक समझता हूँ। तो कहानी इस प्रकार थी। एक राजा था, वह हर दिन सपने देखता था और अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करता था। अपने सपने वह गुनियों, दरबारियों को सुनाता था। सपना सच होने पर वह दरबारियों को, गुनियों को उपहार देता था। इस प्रकार उसके राज्य में जनता बहुत खुश थी और राज्य का भी विस्तार हो रहा था। राजा की नाव समुद्र में दूर दूर तक जाते थे, व्यापार बढ़ाते थे। उस राजा के राज्य में कहीं उत्सव होते थे या कुछ कहीं भयानक घटनाएं घटती थी, तो राजा को पता नहीं चलता था। तो इस प्रकार एक दिन राजा ने एक विचित्र सा सपना देखा। उसने सपने में देखा कि एक चांद है, चांद की बड़ी बड़ी आंखें हैं और चांद धरती का सर्वेक्षण कर रहा है। राजा के राज्य में जहाँ जहाँ भी घटनाएं हो रही थी उनकी सूचना चांद देता गया। तो इसके बदले में राजा ने चांद को धन्यवाद प्रकट किया। तो बच्चों, कहानी इस प्रकार थी। अब धरती की आंखें भाग 2 पाठ में हम प्रवेश करेंगे। पाठ का शीर्षक इस प्रकार है, धरती की आंखें कहानी पाठ है। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, चलिए। हाँ, आपको चित्र में राज दरबार दिखाई दे रहा है। सुबह हुई, राजा ने दरबार में अपना सपना सुनाया। अगले चित्र में देखिए बच्चों, राजा ने दरबार में हंसते हुए कहा कि शायद मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। अगला चित्र ध्यान से देखिए बच्चों, राजा की हंसी के पीछे निराशा और दर्द छिपा था। यानी राजा सोच रहे थे कि मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। अगले चित्र में देखिए बच्चों, दरबार में तब एक वृद्ध दरबारी ने राजा से कहा कि महाराज, निराश न हो, आपका सपना जरूर सच होगा। तो कुछ दिन बीतने के बाद धरती पर कृत्रिम उपग्रहों का आविष्कार हुआ। देख रहे हैं ना बच्चों? ध्यान से चित्र को ध्यान से देखिए। बहुत समय के बाद राजा का सपना सच हुआ। धरती पर कृत्रिम उपग्रहों का आविष्कार हुआ। अगले चित्र में देखिए बच्चों, ध्यान से। हाँ, आज केवल चांद ही नहीं, सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह धरती की चक्कर काट रहे हैं। अगला चित्र देखिए बच्चों, कृत्रिम उपग्रह हमें समुद्र में उठते तूफानों की जानकारी देते हैं। अगला चित्र देखिए बच्चों। हाँ, बहुत बड़ा विस्फोट दिखाई दे रहा है ना? ध्यान से देख रहे हैं ना बच्चों आप लोग? तो ये कृत्रिम उपग्रह धरती पर होने वाले कई विस्फोटनों की जानकारी व पूर्व सूचना देते हैं। अगला चित्र देखिए बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है? युद्ध का दृश्य दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो बच्चों, ये कृत्रिम उपग्रह में क्या करते हैं? भयंकर युद्धों की भी सूचना देते हैं। अगला चित्र देखिए बच्चों,
ध्यान से देख रहे हैं ना आप लोग? हाँ, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? कुछ वातावरण संबंधित, यानी कृत्रिम उपग्रह मौसम को पहले ही पहचान कर आने वाले खतरों से हमें सावधान करते हैं। यानी धरती पर जो खतरे आने वाले हैं मौसमी संबंधी, उनकी जानकारी हमें पहले ही उपग्रह दे देते हैं। बच्चों, तो अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों? ग्रह और उपग्रह दिखाई दे रहे हैं, यानी हम इसको सौरमंडल कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह हमें अंतरिक्ष तथा सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं, कक्षा मार्ग के बारे में भी जानकारी देते हैं। अगला चित्र देखिए बच्चों। हाँ, कृत्रिम उपग्रह टेलीविज़न कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पहुंचाते हैं। अगला चित्र देखिए बच्चों, ध्यान से देख रहे हैं ना? यहाँ पर डिजिटल कक्षा चल रही है, यानी आज ये उपग्रह हमारे लिए शिक्षक का काम भी कर रहे हैं। मुख्य रूप से किसानों को, छात्रों को ये शिक्षा देने में सहयोग देते हैं। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने पाठ को चित्रों के रूप में देखा है। अब हम पाठ्यांश को पढ़ेंगे, यानी आप लोग अपने अपनी पुस्तकें खोलिए, हम अब वाचन करेंगे। हाँ बच्चों, आपको पर्दे पर पाठ्य विषय दिखाई दे रहा है ना? तो पाठ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। सुबह हुई, समय पर दरबार लगा, राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर हंसते हुए कहा, सपना शायद सपना ही रहेगा। राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशा और दर्द ने दरबारियों को विचलित कर दिया। एक वृद्ध दरबारी ने कहा, महाराज निराश न हो, आपका यह सपना अवश्य सच होगा। फिर एक दिन न राजा रहा न वृद्ध दरबारी। धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आज अकेला चांद ही हमारी धरती की आंख नहीं है। अंतरिक्ष में सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह चक्कर काट रहे हैं, जो कई नई बातों की जानकारी हमें देते हैं। कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटती आंखों के समान है। वे सब देख लेते हैं, समुद्र में उड़ते तूफान, धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट, यहाँ वहाँ चलने वाले भयानक युद्ध। यही नहीं, वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं। अंतरिक्ष तथा सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं, जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है। ये पलक झपकते संदेशों को, चित्रों को और टेलीविज़न कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पहुंचाते हैं। अब वे हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं। इन उपग्रहों की नज़र बड़ी तेज है, इनसे कोई बात छिपी नहीं रहती, इसलिए इनसे बढ़िया जासूस भला कौन हो सकता है। ये सैकड़ों मील की ऊंचाई से चित्र खींचते हैं और शत्रु की सैनिक तैयारियों के बारे में जानकारी देते हैं। काश आज वह राजा होता तो अपना सपना सच होता देख कितना खुश होता। तो बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं। इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है विचलित। इसका अर्थ है बच्चों अस्थिर, अशांत। इससे यहाँ एक वाक्य प्रयोग दिया गया है,
ध्यान दीजिए, कष्टों में हमें विचलित नहीं होना चाहिए। कष्टों में हमें विचलित नहीं होना चाहिए। दूसरा शब्द है बच्चों सच। सच का अर्थ है वास्तव, हकीकत। इससे भी एक वाक्य प्रयोग किया गया है, ध्यान से देखिए। गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। और तीसरा शब्द है सावधान। सावधान का अर्थ है सचेत, जागृत। इससे भी यहाँ एक वाक्य प्रयोग दिया गया है बच्चों, ध्यान से देखिए। सफल आदमी हमेशा सावधान रहता है। सफल आदमी हमेशा सावधान रहता है। जो अंतिम शब्द है बच्चों नज़र। नज़र यानी दृष्टि, निगाह। नज़र का अर्थ क्या है? दृष्टि, निगाह। इससे भी एक वाक्य प्रयोग दिया गया है, बूढ़ों की नज़र कमज़ोर होती है। बूढ़ों की नज़र कमज़ोर होती है। तो बच्चों, हमने इस पाठ के जो कठिन शब्द है उन्हें जाना है, और आपको और भी कठिन शब्द लग सकते हैं, उन्हें आप अपनी पाठ्यपुस्तक में रेखांकित कीजिए और शब्दकोश का उपयोग करके इन शब्दों के अर्थ आप जान सकते हैं। तो बच्चों, हमने चित्रों के द्वारा पाठ समझा है और पाठ्यांश का वाचन भी किया है। तो चलिए अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो आपके पर्दे पर प्रश्न दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए बच्चों। पहला प्रश्न है, राजा की हंसी के पीछे क्या छिपी थी? ध्यान से सुन रहे हैं ना बच्चों प्रश्न को? राजा की हंसी के पीछे क्या छिपी थी? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। राजा की हंसी के पीछे निराशा छिपी थी। राजा की हंसी के पीछे निराशा छिपी थी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कृत्रिम उपग्रह किसकी चक्कर काटते हैं? कृत्रिम उपग्रह किसकी चक्कर काटते हैं? इसका उत्तर आपने बिल्कुल ठीक दिया बच्चों। कृत्रिम उपग्रह धरती की चक्कर काटते हैं। किसकी चक्कर काटते हैं बच्चों? धरती की चक्कर काटते हैं। अगला प्रश्न आपके पर्दे पर है, कृत्रिम उपग्रह टीवी के कार्यक्रमों को कहाँ पहुँचाते हैं? कृत्रिम उपग्रह टीवी के कार्यक्रमों को कहाँ पहुँचाते हैं? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। कृत्रिम उपग्रह टीवी के कार्यक्रमों को हजारों मील दूर तक पहुँचाते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए बच्चों। अब कृत्रिम उपग्रह किसके शिक्षक माने जाते हैं? अब कृत्रिम उपग्रह किसके शिक्षक माने जाते हैं? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब कृत्रिम उपग्रह किसानों और बच्चों के शिक्षक माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके पर्दे पर है बच्चों, ध्यान से देखिए। क्या राजा का सपना सच हुआ? आपने कहानी पढ़ी है, तो इस कहानी को आप जान चुके हैं। अब इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। सोचिए बच्चों, सोचकर उत्तर दीजिए। क्या राजा का सपना सच हुआ? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। हाँ, राजा का सपना सच हुआ, यानी कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा उनका सपना सच हुआ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आज हम किसे धरती की आंखें कह सकते हैं? आज हम किसे धरती की आंखें कह सकते हैं? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। आज हम कृत्रिम उपग्रहों को धरती की आंखें कह सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपने सही सही उत्तर दिए हैं। अब इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। विलोम शब्द जानेंगे। पहला शब्द है वृद्ध, दूसरा शब्द है कृत्रिम, तीसरा शब्द है बढ़िया और अंतिम शब्द है सच। इनके विलोम शब्द ध्यान से सोचकर बोलिए बच्चों, क्या उत्तर हो सकते हैं? हाँ, आपने
बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है बच्चों। वृद्ध का विलोम शब्द है युवक, कृत्रिम का विलोम शब्द है प्राकृतिक, बढ़िया का विलोम शब्द है घटिया, सच का विलोम शब्द है झूठ। तो बच्चों, भाषा की बात के अंतर्गत हमने पूर्व पाठ में सर्वनाम के भेद जाना है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। वे इस प्रकार हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंतिम निजवाचक सर्वनाम। तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम की जानकारी पहले ही प्राप्त कर चुकी है। अब दूसरे सर्वनाम को जानेंगे, जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा ध्यान से देखिए बच्चों। किसी संज्ञा का निश्चय करते हुए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान से देख रहे हैं ना? किसी संज्ञा का निश्चय करते हुए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। यह भारत हमारा देश है। इसमें यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगला प्रकार देखिए बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: जिस सर्वनाम से किसी निश्चय का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुनः एक बार ध्यान से देखिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चय का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लड़की के हाथ में कुछ है, यानी यह अनिश्चय है, हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि उस लड़की के हाथ में क्या है। अगला प्रकार देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा इस प्रकार है बच्चों: जो सर्वनाम एक दूसरे से संबंध करवाते वाक्य में प्रयोग होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुनः एक बार ध्यान दीजिए बच्चों, जो सर्वनाम एक दूसरे से संबंध करवाते वाक्य में प्रयोग होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण नीचे इस प्रकार दिया गया है: जो करे सेवा सो पावे मेवा। यानी यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में जो और सो शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रकार देखिए बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: जो शब्द वाक्य में प्रश्न के रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुनः एक बार देखिए बच्चों, जो शब्द वाक्य में प्रश्न के रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है: हमारे मुख्यमंत्री कौन है। यहाँ पर कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अंतिम भेद देखिए बच्चों, निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: जो शब्द अपनेपन का बोध करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द अपनेपन का बोध करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण यहाँ दिया गया है बच्चों, ध्यान से देखिए। रमेश अपना काम करता है। रमेश अपना काम करता है। बच्चों, इस प्रकार हम सर्वनाम के भेद जान चुके हैं। तो अब पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, ग्रह और उपग्रहों के बारे में आप क्या जानते हैं। ग्रह और उपग्रहों के बारे में आप क्या जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, उनसे मानव जाति को क्या क्या लाभ होते हैं। दूसरा प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, उनसे मानव जाति को क्या क्या लाभ होते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए, यानी उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने अध्यापक से जांच करवा सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर धरती की आंखें भाग 2 पाठ समाप्त होता है। फिर एक बार मिलेंगे। धन्यवाद।